My dear students, welcome back on this YouTube मैथमेटिक्स चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग मोशन का अध्ययन कर रहे हैं और मोशन के अंतर्गत हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरह से जाना है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए गए हैं। आगे एक दो प्रमुख सूत्रों की जानकारी मैं देना चाहता हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हैं, नॉलेज के दृष्टिकोण से भी हैं, ज्ञानवर्धक ये सूत्र है। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या कहता है। एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरण के साथ गतिमान वस्तु का औसत वेग। ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि औसत वेग का व्यंजक प्राप्त करें। 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर का भी होगा तो डायरेक्ट आंसर लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो 2 नंबर के सवाल के लिए इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तो मान लिया कि कोई वस्तु है और वो एक समान त्वरण ए से एक सरल रेखा में गतिमान है। तो जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u का मान 0 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग u लेंगे और अंतिम वेग v लेंगे। तब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां देखते हैं कि जब 0 से t सेकेंड तक वस्तु का औसत वेग क्या होगा, यानी प्रारंभ से और अंतिम समय तक वस्तु का औसत वेग क्या होगा। तो वेग के बारे में जानते हैं, विस्थापन बटा में समय होगा। यही चाल रहता तो दूरी बटा में समय लिख देते। तो विस्थापन बटा में समय, विस्थापन के बारे में जानते ही हैं, सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है, लेकिन समय अदिश राशि है। ये औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज। विस्थापन को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। अब ये हो जाएगा, विस्थापन का फॉर्मूला आपको पता है। s गति का समीकरण जो आप पढ़ चुके हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसी को यहां पर हम लिखेंगे। ut प्लस 1/2 at स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। अब ये t दोनों के लिए डिवीजन का वर्क करेगा, यानी t से दोनों में भाग देंगे। तो ये हो जाएगा ut अपॉन t प्लस 1/2 at स्क्वायर अपॉन t। यहां का t तो कैंसिल हो जाएगा और यहां भी एक t कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा अगले लाइन में, टी कैंसिल, u प्लस 1/2 और यहां का एक t कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/2 at। क्लियर। इसके बाद u में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, u ज्यों का त्यों रहेगा। और यहां एक्सीलरेशन के स्थान पर आप जानते हैं कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो a के स्थान पर इसको हम रखेंगे v माइनस यू बाई टी, ये मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहां का t भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां का ये t कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर वाला t इसके साथ कैंसिल हो गया और ये t यहां कैंसिल हो गया। क्या बचा, u प्लस v माइनस यू बाई 2। टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस v माइनस यू, 2u माइनस u, 2u माइनस u हो जाएगा u और प्लस v बाई 2। यही हुआ एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। यही आपका व्यंजक हुआ।
यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है और इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले सूत्र को देखते हैं। अगला फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण है और यह है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है SNF इज इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए, या इसको इस रूप में भी लिखा जाता है कि u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए। तो ये दोनों सही है और इसको प्रूफ करना है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। जैसे पहले समझ ले इसको, कोई वस्तु है वो अपनी ट्रैवल प्रारंभ करती है और मान लीजिए कि 10 सेकेंड में वह यहां पर पहुंचती है। ये टाइम हुआ 10 सेकेंड और वो यहां पर पहुंच जाती है, 50 मीटर की दूरी तय करती है। 9 सेकेंड में वो 45 मीटर की दूरी तय करती है। 8 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। इसी तरह से सपोज कीजिए यहां 0 से स्टार्ट है। अब कहा जाए कि 10वें सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करती है। 10वें सेकेंड में, इसका मतलब कि 9 सेकेंड के बाद वो कितनी दूरी तय करती है, ये डिस्टेंस वो कितना हुआ। तो 10th सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करती है, इसको निकालने के लिए यानी 10 सेकेंड में तय की गई दूरी माइनस 9 सेकेंड में तय की गई दूरी। उसी तरह से कहा जाए कि 5वें सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी माइनस 4 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो इस तरह से निकाला जाता है रिक्वायर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया गया है। उसी तरह से यहां पर हम यूज करेंगे nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, ये दूरी हो जाएगी SNF n सेकेंड में तय की गई दूरी माइनस, अब n से एक कम n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी। बस इसी पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सेट कर देंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है यहां से आपका ये प्रूफ। तो n सेकेंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लेते हैं, तो यहां पर हम लेंगे t के बदले में n लेंगे। तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये हुआ nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, माइनस n-1, यहां पर टाइम n-1 है, प्रारंभिक वेग u है, u इंटू टी फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टी के स्थान पर हमें पुट करना है n-1, n-1 प्लस हाफ a n-1, ये टाइम हुआ और यहां पर यह स्क्वायर कर देंगे इसका u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, क्या होगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है। यहां चूंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट को अभी रहने देंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे un माइनस u प्लस हाफ a, यहां पर हम
एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो होगा an स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज रहेगा अभी, un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट खोल सकते हैं क्योंकि इसके पहले का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहां से हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ये माइनस यहां हो जाएगा un, इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, u इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। एक मिनट इस ब्रैकेट को अभी रहने देते हैं, एक लाइन के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 an स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/2 और ये हो गया 2, 1/2a इंटू 2, तो इसको डायरेक्ट लिखा जाए, ये 2 कैंसिल an प्लस 1/2a। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 कैंसिल an और ये हो गया 1/2a। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर प्लस an माइनस हाफ a। अब यहां पर जो कैंसिल होने वाला है उसको हम कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल हो जाएगा, un कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया उसको लिखना है, बच गया यहां पर u और यहां पर ये दोनों बच गया। अब इसको लिखेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं यहां पर u प्लस an माइनस 1/2 a, u प्लस यहां पर एलसीएम यदि ले लिया जाए तो हो जाएगा 2an माइनस a, ये कॉमन निकाल लें, u प्लस 1/2 ऐसे लिख दिया इसको, या ये कॉमन निकाल देते हैं, ऊपर बच जाएगा 2n माइनस 1 इंटू a और ये हो गया बाई 2, और यही हमें लाना था, स्टार्टिंग में आपने देखा, इसलिए देयरफॉर SNF इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू a। ये हुआ nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। इसकी आवश्यकता पड़ती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमने नॉलेज के दृष्टिकोण से इसकी चर्चा की है, प्लीज ध्यान से इसको समझ लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटेशन, गुरुत्व के अधीन गति। इसमें भी आप जानते हैं इसके बारे में, और वही फॉर्मूले यूज किए जाते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किए गए हैं। यानी जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करती है, या तो नीचे से ऊपर फेंकी जाती है या ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, तो उसे अंडर ग्रेविटेशन कहा जाता है, गुरुत्व के अधीन वो गति होती है। आप सोच सकते हैं, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद वो रुक जाती है, उसका भी 0 हो जाता है, और ऊंचाई से जब कोई वस्तु फेंकी जाती है, नीचे गिराई जाती है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। तो क्यों ऐसा होता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्व के विपरीत में जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वो गति करती है, यानी पृथ्वी एक तरह से उसको अपनी ओर खींचती है ग्रेविटेशन के अंतर्गत, लेकिन उस वस्तु की जो गति है, उसका जो डायरेक्शन है, वो उसके ठीक विपरीत है। तो वहां पर ग्रेविटेशन निगेटिव वर्क करता है, ग्रेविटेशन ये माइनस जी हो जाता है,
एक तरह से ये एक्सीलरेशन है। और इसी को यदि ऊर्ध्वाधर गति में लिया जाए तो ए के स्थान पर जी का यूज किया जाता है। ये हुआ, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। एक्सीलरेशन अंडर ग्रेविटेशन इट इज डिनोटेड बाय जी। तो जब कोई वस्तु ऊपर गति करती है तो उसका जो जी है वो निगेटिव हो जाता है, और जब कोई वस्तु नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, तो उसका वेग हमेशा बढ़ते जाएगा, यानी उसका ग्रेविटेशन पॉजिटिव होता है। तो इसी को रखते हुए वो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें। जैसे कि अब धरातल पर कोई वस्तु चलती है तो दूरी तय करती है, विस्थापन होता है, उसे एच लिखते हैं। और जब इस तरह से होगा, ऊर्ध्वाधर वर्टिकली होगा, तो एस के बदले में एच का प्रयोग किया जाता है। इंस्टेड ऑफ एस यू कैन यूज एच। अब यहां पर वो जो 3 फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं। गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण, बस केवल फॉर्मूला देख लेना है। गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशन। तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां पर हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। कब होगा? जब वस्तु की गति नीचे की ओर हो, जब g पॉजिटिव हो। वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो हमें क्या करना है? a के बदले में g यूज करना है और s के बदले में h यूज करना है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा s के बदले में h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और जब वस्तु की गति ऊपर की ओर हो तो g निगेटिव यूज होगा, और ये इक्वेशन इस तरह से होगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है इसमें, केवल इसकी आवश्यकता पड़ती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जहां पर की जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटेशन हो, गुरुत्व की अधीन जब गति करती है, या तो वस्तु ऊपर फेंकी जाती है या वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है, उस समय इस समीकरण का यूज किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब अगला टॉपिक हमारा है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 1 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं, 2 नंबर के भी प्रश्न इससे हो सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति यानी वृत्ताकार पथ पर करने वाली गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो गति का मतलब क्या हुआ कि समय के साथ उसका जो पोजीशन है वो चेंज होना चाहिए। तो किसी वस्तु की गति जब समय के साथ बदलती है किसी वृत्ताकार पथ पर, तो वैसी गति को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। ये हुई वृत्तीय गति। जैसे सूर्य की गति है, चंद्रमा की गति है, पृथ्वी की गति है, साइकिल के पहिए की गति है, पंखे को आप देखते हैं, एक बड़ा सा आप रस्सी ले ले और रस्सी के एक सिरे पर पत्थर को बांध दें और हाथ से उसे ऐसे ऐसे नचाएं, तो उस तरह की जो गति होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अब जैसे डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, उस वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर उस वस्तु का डायरेक्शन क्या है, गति का डायरेक्शन क्या है, तो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाता है, एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है और वह स्पर्श रेखा ही उस वस्तु की गति की दिशा को बताता है। अब जरा इसको और क्लियर करते हैं कैसे वृत्तीय गति में बार बार डायरेक्शन चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। आइए यहां से इसको देखते हैं। यह एक रेक्टेंगल है और जब कोई व्यक्ति या कोई धावक इस रेक्टेंगुलर
पथ पर, आयताकार पथ पर दौड़ता है, जैसे मान लीजिए कि ए बिंदु से स्टार्ट करता है और ए से बी तक जाता है एक सरल रेखा में, फिर बी से वो मुड़ता है, सीधे 90 डिग्री पर मुड़ता है, तो यहाँ पर उसकी, यहाँ से जो उसकी गति होगी यहाँ तक तो ठीक जाएगी, लेकिन उसी गति के साथ वो यहाँ पर टर्न नहीं कर पाएगा, वहां पर उसका डायरेक्शन, उसका वेग बदल जाएगा, उसकी गति यहाँ पर कम होगी। आप अनुभव कर सकते हैं, यदि आप दौड़ रहे हैं और दौड़ने के क्रम में आपको कहीं मुड़ना पड़े तो उसी गति के साथ आप नहीं मुड़ सकते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो और उसी गति के साथ आपको टर्न लेना पड़े तो ये ऐसा संभव नहीं होता है। वैसे करने पर, उसी गति के साथ मुड़ने पर दुर्घटनाएं हो जाती है। तो यहाँ उसकी गति कम हो जाती है। एक बार यहाँ चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा है, उसके बाद यहाँ भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पथ पर एक चक्कर में 4 बार चेंज हो जाती है। ठीक, यहाँ पर हमने हेक्सागोन लिया है, तो हेक्सागन जैसे पथ पर यहाँ पर चूंकि 6 भुजाएं हैं और 6 वर्टेक्स हैं, तो यहाँ पर उसका जो डायरेक्शन होगा वो 6 बार यानी 6 टाइम चेंज होगा, 6 बार उसकी गति की दिशा बदलेगी। ये ऑक्टागन है, अष्टभुज है, तो यहाँ पर 8 टाइम उसकी गति की डायरेक्शन को चेंज होगा, उसका वेग, वेलोसिटी चेंज होगा। तो इस तरह से ज्यों-ज्यों साइड्स ऑफ पॉलीगन बढ़ते जाएंगे, डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पर एक सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है तो वहां वेलोसिटी लिया जाता है, और जहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज होने के बाद क्या होता है कि एक्सीलरेशन हो जाता है। वेग में परिवर्तन जहां हुआ वहीं पर त्वरण होता है, तो यहां पर भी त्वरण 4 बार उत्पन्न होगा। उसी तरह से जब इस पथ पर आएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। यहां पर क्या होगा, हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन होगा, हर बिंदु पर त्वरण होगा। यानी सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो एक समान नहीं होती है, चाल अचर होती है। किसी वृत्ताकार पथ पर आप गति करें, दौड़े, तो समान चाल से आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पर जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेग की बात चर्चा करेंगे, तो वेग यहां पर हर बिंदु पर बदलता है, यानी हर बिंदु पर यहां त्वरण उत्पन्न होता है। यानी वृत्तीय गति में वेग नियत नहीं रहता है और उसका वेग हर क्षण बदलता है। अर्थात वेग बदलने का मतलब क्या, कि त्वरण उत्पन्न होता है। इसलिए जो ये सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है, ये त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरित गति का उदाहरण पूछता है 1 नंबर का प्रश्न आपका, कि त्वरित गति का उदाहरण कौन है, तो उसमें आपको चूज करना होगा कि सर्कुलर मोशन, जैसे चंद्रमा की गति हुई, पृथ्वी की गति हुई, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति हुई, साइकिल के पहिए की गति हुई, तो ये सब त्वरित गति के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम वृत्तीय गति को समझते हैं। ये है किस तरह से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसको यहाँ पर हमने समझाया है। आप इस छोटी सी परिभाषा को नोट कर लीजिए, ये फिगर को आप नोट कर लीजिए। वृत्तीय गति में कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, उनमें से ये पहला टर्म आपके सामने है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के कारण केंद्र पर बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, वृत्त का केंद्र पर जो कोण बनता है वही कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो मान लीजिए कि यह एक सर्कुलर पाथ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए से मूवमेंट करता है, इस डायरेक्शन में गति करता है, और यहां से वह इस पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो ए से बी तक की यात्रा जो उसने तय की, यहां से यहां तक ये जो आर्क बना, ये जो चाप बना, उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये वृत्त की त्रिज्या को आर से लिखा गया है,
तो एक एंगल बना ए और बी के बीच में, यहां से यहां तक सेंटर पर ये जो एंगल बना ये एंगल हुआ थीटा। इसको थीटा से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन है। रेडियन जैसे कि हम एंगल को डिग्री में मापते हैं, उसी तरह से एंगल का एक मापने का तरीका है। रेडियन एक मात्रक है। तो एक रेडियन होता है 57.3 डिग्री, इसके इक्वल होता है वो 57.3 डिग्री। अब ये रेडियन होता क्या है, यहां पर थोड़ा सा आप देख लें कि जैसे एक सर्किल है और सर्किल की त्रिज्या r है, तो वृत्त की त्रिज्या r हो और उसी के चाप के बराबर यानी l का वैल्यू जब r के बराबर हो जाए, वृत्त का त्रिज्या के बराबर यदि चाप हो जाए, उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बने वो एक रेडियन होता है। यानी वृत्त की त्रिज्या के चाप के बराबर लंबाई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है। तो ये रेडियन एक कैलकुलेशन से आता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 57.3 डिग्री होता है। थीटा बराबर एल बाई आर, जहां पर थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, एल क्या है, चाप की लंबाई, ये तय की गई दूरी, चाप की लंबाई, और आर हो गया वृत्त की त्रिज्या। तो ये कोणीय विस्थापन पहला पद है। अगला पद है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी है यानी वेग एक तरह का, तो समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है और इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। ये ओमेगा ग्रीक लेटर है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। कोणीय वेग बराबर ये थीटा क्या हुआ, तो कोणीय विस्थापन हुआ और टाइम से भाग दिया। जहां पर विस्थापन में टाइम से भाग देंगे वहां वेलोसिटी निकल जाती है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो देखते हैं। एसआई मात्रक, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट का मात्रक ये थीटा है तो उसका रेडियन होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो इसके मात्रक में इसके मात्रक से भाग दे दिया गया यानी रेडियन पर सेकंड, ये हो गया कोणीय वेग का मात्रक। दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। जैसे टी समय में कोण बनता है थीटा, टी समय में कोई वस्तु थीटा कोण बनाती है। जिसे यहां देख लेते हैं, कोई वस्तु यहां से चलती है, यहां पर आती है, यहां से यहां तक की यात्रा करने में उसको टी समय लगता है और यहां पर ये थीटा का एंगल बन जाता है। तो टी सेकेंड में थीटा एंगल बनता है, तो एक सेकेंड में थीटा बाई टी एंगल बनता है। एक सेकेंड में कितना कोण बना वही उसका कोणीय वेग कहलाता है। इकाई समय में बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। तो ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करें या सिद्ध करें v इज इक्वल टू आर ओमेगा या v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। या प्रश्न इस तरह से भी आता है कि कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा त्रिज्या, इस संबंध को स्थापित करना होता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। मान लिया कि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, ये एक हमने सर्किल ले लिया और इसका रेडियस r है और ये है उसका पथ, चलने का मार्ग। तो r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु P से, यहाँ P पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है और यह इसका सेंटर वो है। वस्तु एक सेकेंड में पूरा एक राउंड यानी टी सेकेंड में एक राउंड पूरा कर लेती है। यहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, दोनों ही परिस्थितियों में वो टी सेकेंड में वो एक राउंड पूरा कर लेती है। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, यदि त्रिज्या r है तो आप मैथमेटिक्स से जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। और वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई, एक फॉर्मूला होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन।
यानी पाई रेडियन 180 डिग्री, तो इसको यदि हम डबल करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो इसको भी डबल करेंगे यानी 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, ये याद रखना है। उसी तरह से 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन, जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी त्रिकोणमिति में। आगे के क्लासों में इसके बारे में जानेंगे। तो t सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो रेखीय वेग क्या हुआ कि इस रास्ते पर, इस पथ पर जितना उसका विस्थापन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सीधा चले, यहां पर तो पथ वृत्ताकार है, यदि वो सीधा चले किसी सरल रेखा में चले तो ये 2 पाई आर दूरी तय करने में, जैसे 2 पाई आर हो गया इसका, इसको मान ले कि इस तरह से हो गया ये 2 पाई आर, सीधे मार्ग पर चले और उसको टी टाइम लगता है, तो विस्थापन बटा में टाइम ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हो गया रेखीय वेग। यदि वह वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो रेखीय वेग हो गया उसका v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। जहां पर ये 2 पाई आर वृत्त की परिधि हो गई। अब एक चक्कर में ये वस्तु क्या करती है कि एक चक्कर में वो वृत्त के केंद्र पर एक चक्कर जब वो लगाती है तो 360 डिग्री का एंगल वो कन्वर्ट कर लेती है, यानी 360 डिग्री वो बना लेती है। यहां से एंगल बनते हुए इसे यानी 360 डिग्री उसका कंप्लीट हो जाता है। तो एक चक्कर में वस्तु द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। अब यहाँ कोणीय वेग की चर्चा। कोणीय वेग, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा में टाइम होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से निरूपित करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये हो गया कोणीय विस्थापन 2 पाई नहीं बल्कि 2 पाई आर अपॉन टी। ये हुआ विस्थापन यानी वृत्त की परिधि, और उसमें हमने टाइम से भाग दिया तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात हो गई। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हमको संबंध स्थापित करना है, उसके लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं आपको आएगी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दें, और देखिए क्या होता है। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1/2 समीकरण 1 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का ये है v और नीचे हो गया ये 2 का ओमेगा। अब यहां पर इसका हम लिख लेते हैं 2 पाई आर बाई टी, और यहां हो गया 2 पाई आर, सॉरी यहां पर आर नहीं होगा, 2 पाई बाई टी। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लें। टू पाई आर बाई टी, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी टी अपॉन 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, टी कैंसिल, बच गया v अपॉन ओमेगा, इधर बच गया आर, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। और ये हो गया रेखीय वेग, ये हुआ कोणीय वेग, और ये हुआ त्रिज्या। अतः रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। यही अभिष्ट संबंध है। रेखीय वेग को v से सूचित करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से, और त्रिज्या को r से। यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपको सिद्ध करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है इस तरह से, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा भी आ सकता है, v इक्वल टू ओमेगा आर आ सकता है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आंसर आपका यही होगा।
ये संबंध अति महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप इसको तैयार कर लेंगे। पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इस पूरे चैप्टर की आप तैयारी बढ़िया से कीजिए, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, अपने कमेंट दीजिए, अपने विचार दीजिए। और यदि आपको कुछ न समझ में आए, कहीं पर कठिनाई हो, तो आप पूछने से मत हिचकिए। अगले पाठ की तैयारी करेंगे। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।